अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर शहबाज। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 2 का सेकंड लेक्चर है 2.2। आज के इस लेक्चर में हम अल्कली मेटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और अल्कली मेटल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम अल्कली मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, इन दोनों का ताल्लुक एस ब्लॉक से है। प्रीवियस लेक्चर में पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया और आपको ये चीज़ समझा चुके हैं। स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली आज के लेक्चर में हम अल्कली मेटल्स को ही डिस्क्राइब करेंगे, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि फर्स्ट ए ग्रुप की जो मेटल्स हैं उनमें कौन कौन शामिल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। ऑल्दो फर्स्ट ए ग्रुप में हाइड्रोजन भी शामिल है, लेकिन स्पेसिफिकली आज का जो टॉपिक है वो मेटल्स के ऊपर है, सो हम हाइड्रोजन को शामिल नहीं करेंगे यहाँ पे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं जी वर्ड अल्कली के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए, जो अल्कली का वर्ड है वो एक अरेबिक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। अब अरेबिक लैंग्वेज को अगर देखा जाए तो इसके एक्चुअली इसको अल क्विस के नाम से मेंशन किया गया है। अल का मतलब होता है प्लांट एंड क्विस का मतलब होता है ऐश। सो अल क्विस यानी कि अल क्विस से इंग्लिश में अगर ये वर्ड ड्राइव करें तो अल्कली में कन्वर्ट हो गया। सो प्लांट की एशेज एक्चुअली इसका मतलब समझा गया है। अब देखा यह गया है इन अरब कंट्रीज, जब लोग ट्रैवल करते हैं रात को डेजर्ट्स के अंदर, डेजर्ट्स के अंदर अगर वो किसी जगह पे स्टे करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं उनको बर्न करते हैं फॉर द सेक ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, प्लांट को बर्न करने के बाद उनकी जो एशेज हमें मिलती हैं, उन एशेज का हमने एनालिसिस किया तो पता चला उन एशेज के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम, ये दो ऐसे एलिमेंट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में थे प्लांट की एशेज के अंदर। अब देखा यह गया कि ये दोनों एलिमेंट्स या तो ऑक्साइड्स की शक्ल में एशेज में मिले, या तो हमें ये कार्बोनेट्स की शक्ल में हमें मिले एशेज में, या ये नाइट्राइड्स की शक्ल में मिले। तो इन शॉर्ट में कहना ये चाहता हूं कि वाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका जो वर्ड है अरेबिक के अंदर अल्क्विस यानी कि प्लांट की एशेज में से इन मेटल्स की एक्सट्रैक्शन की गई थी। सो दैट्स व्हाई दीज मेटल आल्सो कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन था। जी स्टूडेंट्स, इसके अलावा उन एशेज के अंदर मैग्नीशियम भी था और कैल्शियम भी था। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आ रहा है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऊपर आ रहा है। स्टूडेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला गया, ये भी थोड़ा आपको समझ आ गया है, क्योंकि अल्कलाइन यानी एशेज में भी ये मेटल्स मिली और अर्थली इंप्योरिटीज या अर्थ की जो क्रस्ट है उसमें भी ये मेटल्स हमें मिली। जो ग्रुप सेकेंड ए है उसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं उसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दिया। लेकिन अपने टॉपिक पे रहते हुए आज हम सिर्फ ग्रुप 1A यानी कि अल्कली मेटल्स को ही डिस्कस करेंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अल्कली मेटल्स को देखें तो उनमें सबसे पहला मेंबर है लिथियम, दूसरे नंबर पे जो मेंबर आता है वो सोडियम है, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम, रुबिडियम के बाद सीजियम और सीजियम के बाद फ्रांशियम। ये इस ग्रुप 1A के मेंबर्स हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आप सब जानते हैं कि इसका ताल्लुक पहले ग्रुप से है
और ग्रुप का मतलब किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है। सो स्टूडेंट्स, इन तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें, लाइक लिथियम में चूंकि 3 इसका एटॉमिक नंबर है, सो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 2s1। इस तरह सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन करें जो कि 19 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, आप वहां से देख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। डी स्टूडेंट, आप नोटिस कर रहे हैं कि इन तमाम एलिमेंट्स के लास्ट में एस आ रहा है। ये शो करता है कि इन तमाम एलिमेंट्स का ताल्लुक एस ब्लॉक से है और इन तमाम एलिमेंट्स की जो लास्ट वैलेंस शेल हैं उनमें अगर आप नोटिस करो तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है, यानी ये शो करते हैं कि इनका ग्रुप नंबर फर्स्ट है, यानी पहला ग्रुप है ये। स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको आखिर में 4s की बजाय 5s1 मिलेगा। इसी तरह अगर आप सीजियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें डियर स्टूडेंट्स तो आपको एंड पे 5s की बजाय 6s1 मिलेगा। और अगर आप फ्रांशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपको लास्ट में 7s1 मिलेगा। स्टूडेंट्स, यहां पे 2 ये सजेस्ट करता है कि लिथियम के 2 शेल हैं। यहां 3 ये सजेस्ट करता है कि सोडियम के 3 शेल हैं। यहां 4 ये सजेस्ट करता है कि पोटेशियम के 4 शेल हैं। यहां 5 सजेस्ट करता है कि रुबीडियम के 5 शेल हैं। और यहां 6 ये सजेस्ट करता है कि सीजियम के 6 शेल हैं। और इसी तरह यहां 7 सजेस्ट करता है कि फ्रांशियम के 7 शेल्स हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताते चलें कि फ्रांशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव है और नेचुरली अभी तक ये एग्जिस्ट नहीं करता, हमें नहीं मिला, हमने इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। सो याद रहे, फ्रांशियम इनमें से अननेचुरल यानी कि रेडियो एक्टिव आर्टिफिशियली इसको तैयार किया गया है। सो अब ये आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसे तैयार किए जाते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, अभी हम उसको यहाँ पे डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इन तमाम एलिमेंट के बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। सो ये अपना एक आखिरी इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने आउटर मोस्ट शेल में, अगर आप नोटिस करो 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 8 इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे रुबीडियम के केस में जैसे यहां पे 3s है और 3p है, तो यहां पे क्या होगा आप बड़ी आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहां पे जैसे 4 की बजाय 5 है, तो यहां अगर आप रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 3s की बजाय 4s2 आएगा और 3p6 की बजाय 4p6 आएगा। यानी अगर रुबीडियम भी अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके पास भी अपने बाहर वाला शेल जो रह जाएगा, चूंकि ये लूज हो चुका है इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप यहां सजेस्ट करें तो यहां 4 की बजाय 5s2 आएगा और यहां 4 की बजाय 5p6 आएगा अगर आप इसकी कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन लिखें। आई रियली होप स्टूडेंट्स आपको अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं अल्कली मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ, और वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उनमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एटॉमिक रेडियाई है, आयनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, डेंसिटी है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और लास्ट में आपको पिक्चर्स नजर आएंगी यहाँ पे, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम वगैरह की।
स्टूडेंट सबसे पहले हम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो कौन से फैक्टर हैं जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप प्रीवियस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं तो वहां आपको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझाया था इन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिव्यू करूं तो मेटल्स के केस में होता यह था कि जितने ज्यादा मेटल्स के एटम के साइज छोटे होंगे, तो नॉर्मली होता क्या है, लेट्स से ये मैं मेटल्स के एटम्स बना रहा हूं और ये वो फ्री स्पेसेस हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इन मेटल पे क्या चार्ज है? आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सो अब इन पॉजिटिव चार्जेस और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बड़ी ही स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग डेवलप होगी, जिसको मेटालिक बॉन्डिंग भी कहते हैं या बाइंडिंग फोर्स या एनर्जी का नाम भी देते हैं। स्टूडेंट्स, ये बात चैप्टर 1 में पढ़ाई गई थी कि अगर ये केटाइन का साइज बड़ा हो जाएगा तो बड़े साइज के केटाइन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बाउंडिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जितना केटाइन का साइज छोटा होगा मेटल केटाइन का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन मेटल केटाइन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाउंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेटल के लिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का साइज के साथ इनवर्स रिलेशन था, यानी साइज जहां छोटा होगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स ज्यादा होगा। और याद रखिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली रिलेशन है हार्डनेस के साथ, यानी कौन सी मेटल सख्त होगी और कौन सी मेटल नरम होगी, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ ताल्लुक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करो, लिथियम का साइज सबसे छोटा है। आप लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम एटम का साइज बड़ा होता है। जैसे कि अभी आप नोटिस करो एटॉमिक रेडियस पे, स्टूडेंट्स लिथियम का साइज सबसे छोटा है क्योंकि आप देख सकते हैं उसके 2 शेल हैं सिर्फ। सोडियम का साइज बड़ा है क्योंकि उसके 3 शेल हैं। पोटेशियम का साइज और बड़ा है क्योंकि उसके 4 शेल हैं। यानी कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। सो साइज बढ़ता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और हार्डनेस भी कम होगी। आप देख सकते हैं लिथियम टू सीजियम, जी यहाँ पे फ्रांशियम को इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि मैंने बोला कि वो आर्टिफिशियली एग्जिस्ट करता है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम फ्रांशियम को डिस्कस नहीं कर रहे। सो स्टूडेंट्स, टॉप टू बॉटम, ये लेफ्ट टू राइट नहीं है, याद रखिए ये टॉप टू बॉटम ग्रुप है। टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज कर रहा है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों को देखें, दोनों रेगुलर इंटरवल के साथ डिक्रीज कर रहे हैं। आई रियली होप कि आपको बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड समझ आ चुका है। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई। अगेन टॉप टू बॉटम आपको बता चुका हूं कि एटॉमिक रेडियस शेल्स के इंक्रीज करने से इंक्रीज होगा। आप देख सकते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। स्टूडेंट्स, आयनिक रेडियस का मतलब है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो स्टूडेंट्स यहां पे डेफिनेटली लिथियम पे क्या चार्ज आएगा, +1, सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, +1, पोटेशियम पे क्या चार्ज आएगा, +1, रुबीडियम पे क्या चार्ज आएगा, +1, एंड सीजियम पे क्या चार्ज आएगा, +1। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जैसे एटम के रेडियस में इंक्रीमेंट आ रहा था, तो आयंस के रेडियस में भी उसी लिहाज से इंक्रीमेंट आएगा। यानी कि लिथियम +1 का साइज सोडियम प्लस से अगर कंपेयर किया जाए तो सोडियम का बड़ा होगा। इसी तरह पोटेशियम का सोडियम से बड़ा होगा, रुबीडियम का पोटेशियम से बड़ा होगा, और सीजियम का रुबीडियम से साइज आयंस के केस में भी बड़ा होगा। यानी कि जो एटम्स का टॉप टू बॉटम ट्रेंड है, आप देख सकते हैं दोबारा मेरी स्क्रीन पे आपको टॉप टू बॉटम एटम के साइज का ट्रेंड नजर आ रहा है। इसी तरह इनके आयंस का ट्रेंड भी सेम होगा, बट इनके जो आयंस हैं जो केटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनका साइज डेफिनेटली अपने एटम से छोटा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे एटम का साइज रिड्यूस करता है। जी स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि किसी एटम का साइज अगर बड़ा होगा
तो उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स अगेन, साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, यानी साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी में भी कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। अब आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जैसे कि वाजिया है, साइज में इंक्रीमेंट आ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी में कमी आएगी। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520, याद रखिए ये किलो जाउल पर मोल इसका यूनिट है, ये सबके यूनिट किलो जाउल पर मोल है। सोडियम 496, पोटेशियम 419, रूबिडियम 403, सीजियम 376, यानी टॉप टू बॉटम आप देख सकते हैं कि साइज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम चलते हैं डेंसिटी। जी स्टूडेंट्स, अब डेंसिटी अगर आप नोटिस करो तो डेंसिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रही है। अब 0.53 के बाद 0.97, 1.53, 1.9, अगर आप इन ट्रेंड्स को देखो तो ये रेगुलरली इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहां पे एक वैल्यू को मैं डिफरेंट कलर से सर्कल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि ये 0.53 के बाद 0.97 है तो वैल्यू आगे और बढ़ेगी। सो वैल्यू बढ़ने की बजाय कम हो गई यहाँ पे, लेकिन आगे फिर बढ़ गई और फिर बढ़ गई, यानी ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस है। इस एक्सेप्शनल केस को हम अलग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिए, डेंसिटी का ताल्लुक जो है वो मैस और वॉल्यूम के साथ है। सो स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, आप रेगुलरली मैस में इजाफा देख रहे हैं, वॉल्यूम में भी इजाफा देख रहे हैं। दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, डेंसिटी बराबर है मैस बाय वॉल्यूम। स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप लिथियम से सीजियम की तरफ आएंगे, मैस में इजाफा हो रहा है, डेंसिटी में भी इजाफा हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन ये भी बात ठीक है कि एटम का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन याद रखिए कि इन के अंदर ये देखा यह गया है कि जिस तनासुब से मैस में इजाफा हो रहा है उसके लिहाज से डेंसिटी बढ़ रही है, उस लिहाज से वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, यानी कि मैस ज्यादा बढ़ रहा है वॉल्यूम के अगेंस्ट। सो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट अगर कम होगा तो डेंसिटी में कमी भी कम होगी, उसके अगेंस्ट अगर मैस में इजाफा ज्यादा है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। यानी कि एक फैक्टर ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, दूसरा फैक्टर इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा, यानी वॉल्यूम जो है उसका इंक्रीमेंट लेस है और मैस का जो इंक्रीमेंट है कंपैरेटिवली वो मोर है। सो इस लिहाज से ओवरऑल ट्रेंड देखा गया कि डेंसिटी में जो है ना वो रेगुलर इजाफा हो रहा है। स्टूडेंट्स अब ये एक्सेप्शनल केस को अगर डिस्कस करें तो एक्सेप्शनल केस में क्या हुआ है कि पोटेशियम के पास 4 शेल हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट शेल में उसके अगर देखें जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड शेल में देखें जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं, थर्ड शेल में देखे जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं और फोर्थ शेल में देखे जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो, पोटेशियम के 4 शेल हैं और थर्ड शेल में अभी 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि थर्ड शेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी कि अगर आप नोटिस करो, शेल्स 4 हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। मेरी बात को फॉलो करने की कोशिश करें। इस केस में स्पेशल क्या है कि वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ चुका है, मैस इतना नहीं बढ़ा। सो वॉल्यूम के ज्यादा बढ़ने से उसकी वजह से जो मैस भी इंक्रीज कर रहा था इस केस में ज्यादा नहीं हुआ। इसलिए इसकी डेंसिटी वॉल्यूम की वजह से कंट्रोल होगी, मैस की वजह से कंट्रोल नहीं होगी। बाकी सब की मैस की वजह से कंट्रोल हो रही है, लेकिन पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम यहां ज्यादा बढ़ गया है, 4 शेल हो गए हैं अचानक, और वॉल्यूम के ज्यादा बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स पोटेशियम में जो एक्सेप्शनल केस है वो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं जी हीट ऑफ हाइड्रेशन की तरफ। स्टूडेंट्स क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन बता चुके हैं कि जब भी किसी आयन को, पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, पानी में डालेंगे तो पानी उस आयन को सराउंड करेगा और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज करेगा, उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स हाइड्रेशन एनर्जी आपको बता चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। डियर स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करो इन तमाम एलिमेंट्स पे अगर कोई चार्ज आना है तो वो क्या चार्ज आना है बता चुके हैं, +1 +1 +1 +1 +1, यानी सबका चार्ज सेम है। अब जिस आयन का साइज बड़ा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी। स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू लिखी है, साइज इंक्रीज हो रहा है। सो साइज के इंक्रीज होने से हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी। आप देख सकते हैं कि लिथियम की सबसे ज्यादा, यानी माइनस का मतलब यहां पे ये शो करना कि एनर्जी रिलीज हो रही है। आगे देखिए एनर्जी कम रिलीज हो रही है, आगे और कम, साइज के बढ़ने की वजह से एनर्जी में कमी आ रही है और कम रिलीज हो रही है। स्टूडेंट्स अगर आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की सलाहियत है, और इलेक्ट्रॉन वही एलिमेंट ज्यादा अच्छा कैप्चर कर सकता है जिसका साइज छोटा है। तो स्टूडेंट्स साइज छोटा, जिसका साइज छोटा होगा उसके इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की सलाहियत ज्यादा होगी, यानी साइज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशन है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम साइज बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा होने से ये दोनों वैल्यूज कम हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अगेन माइनस का साइन यहां पे शो कर रहा है कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट रिलीज करने वाला प्रोसेस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो लिथियम के केस में हो रही है और सबसे कम सीजियम के केस में हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज़्यादा लिथियम की है साइज छोटा होने से, और सबसे कम सीजियम की है साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी। जी स्टूडेंट्स अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। सेम ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियसली पढ़ा चुके हैं। सो स्टूडेंट्स टॉप टू बॉटम अगेन साइज रेगुलरली इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। जी डी स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में आपको अल्कली मेटल्स, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन और उसकी कुछ जो उसके पेरेंट मीनिंग है उसके बारे में डिस्कशन की है। इंशाल्लाह स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम यही टॉपिक दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के रेफरेंस में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।